प्यारे बच्चों, आओ आज हम लोग हाई स्कूल की एक प्यारी सी पोएम पढ़ते हैं जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की लिखी हुई ये बहुत खूबसूरत छोटी सी और एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। आओ हम सभी लोग इस कविता पर एकाग्र हो जाएं। कविता का टाइटल देखें, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ की धूल। डस्ट फॉर धूल, स्नो फॉर बर्फ, बर्फ की धूल। तो बेटा कितना बढ़िया टाइटल रखा है कवि ने, डस्ट ऑफ स्नो। टाइटल में ही एक पोएटिक डिवाइस यूज कर दिया है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में जब किसी दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए और उसमें एज या लाइक जैसे शब्द यूज ना किए जाए तो वहां पर एक बेटा पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं मेटाफर। तो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ डस्ट स्नो की सीधी तुलना किससे की गई है? डस्ट से की गई है। तो इसके टाइटल में ही कौन सा पोएटिक डिवाइस जा रहा है? मेटाफर। आगे देखो बेटा, कवि अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। ये अमेरिका के प्रसिद्ध कवि हैं और ये नेचर पर कविता लिखने के लिए मशहूर हैं। इन साहब का जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 की हुई। ये डाटा आप जरूर याद रखें क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आप परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफी महत्वपूर्ण डाटा है। इनका जन्म और इनकी मृत्यु। कहाँ इनका जन्म हुआ था? यूएसए में। एक प्रकृत वहां के लिए प्रकृत के कवि के रूप में ये मशहूर है। आइए देखें कि क्या होता है। पोएम तो बहुत छोटी लग रही है, छोटी है भी पोएम, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। एक यूनिवर्सल अपील को लेकर के बेटा ये पोएम है और ये पोएम जो है ऐसे थीम पर लिखी गई है जो हर व्यक्ति से रिलेट है। कभी अपने लोगों का मूड खराब होता है और अपने लोगों के जीवन में अकस्मात जिस दिन अपने लोगों का मूड खराब है, किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के, बड़ी बात को लेकर के मूड अपसेट है और अचानक कोई ऐसी छोटी सी घटना घट जाती है जो अपने लोगों के पूरे मूड को सही कर देती है। इसी थीम पर ये कविता पूरी लिखी गई है और जरा इस कविता में हम लोग प्रवेश करें तो समझ में आएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हम लोगों को क्या मैसेज करना चाहते हैं। कवि क्या कहता है? द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं द वे, वह ढंग, वह तरीका, अ क्रो, एक कौवा, सूक डाउन हिलाना, सूक हिलाना, डाउन नीचे गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर हिला करके नीचे गिराया। द वे अ क्रो, जिस ढंग से एक कौवे ने हिला करके डाउन नीचे गिराया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की कुछ धूल। तो बर्फ की कुछ धूल तो होगी नहीं बेटा, बर्फ की कुछ धूल का मतलब है कि बर्फ के छोटे महीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप कह सकते हो। तो वो हमारा लेखक अपसेट मूड में चला जा रहा है, उसको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, उसका मूड अपसेट है, वो दिन उसके लिए अच्छा नहीं जा रहा था, चला जा रहा था, लेकिन जाते जाते वो एक पेड़ के पास पहुंचता है। कौन सा पेड़ है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक बेटा जहर का पेड़ है, जहरीला पेड़ है, पॉइजनस पेड़ है। अब देखिए हेमलॉक ट्री किसकी ओर इशारा कर रहा है? नेगेटिव सिंबल की ओर इशारा कर रहा है। रास्ते में कौन मिला? क्रो मिला। क्रो किसकी ओर इशारा कर रहा है? नेगेटिव सिंबल की ओर इशारा कर रहा है। तो देखिए क्रो भी नेगेटिव सिंबल है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव सिंबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कविता सिंबॉलिक लिखी गई है। अब देखिए आप, और ये हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों नेगेटिव है। कौवा कोई अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है, कौवे की आवाज बड़ी अशुभ, बड़ी कर्कश लगती है। तो हमारे इस संस्कृति में भी, इंडियन कल्चर में भी कौवे को कोई अच्छा प्राणी नहीं माना जाता है, इसकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता है। तो रास्ते में कौवा मिल जाए कांव कांव करता हुआ तो लेखक का मूड पहले ही खराब है और भी खराब हो जाएगा। हेमलॉक ट्री है, ये जहर का पेड़ है,
तो जहर का पेड़ मिल जाए रास्ते में और कौवा मिल जाए, तो ये दोनों मूड खराब करने के लिए इनफ है। लेकिन इस कौवे ने हेमलाक की ट्री से जो है उसको झकझोर करके नीचे क्या गिराया बेटा, डस्ट ऑफिस में, डस्ट ऑफिस में उसने बर्फ के कुछ पार्टिकल गिराए लेखक के ऊपर, और लेखक के ऊपर जब बर्फ के कुछ पार्टिकल पड़े, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो लेखक को थोड़ा ताजगी आ गई, उसने थोड़ा फ्रेश महसूस किया, और फ्रेश महसूस किया तो लेखक क्या कहता है, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट। देखो बेटा ध्यान रखेंगे, हैज हार्ट, हैज हार्ट, दोनों में हा शब्द निकल रहा है मुंह से। तो बेटा अंग्रेजी साहित्य में जब इस तरह का जो है कहीं कहीं शब्दों का तालमेल हो कि एक ही शब्द एक लाइन में एक से ज्यादा बार आ रहे हो बेटा, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस है बेटा, एलिट्रेशन। हैज हार्ट क्योंकि हा हा निकल रहा है। तो जैसे हेमलाक की ट्री को झकझोर करके कौवे ने लेखक के ऊपर बर्फ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल गिराए, तैसे क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दे दिया। मतलब उस कौवे की इस हरकत ने, जबकि कौवा जो है वो एक जो है अच्छा पक्षी नहीं है, और जहर का पेड़ भी बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों ने मानो मिल करके जो बर्फ की कुछ पार्टिकल उस पेड़ के ऊपर जमी हुई थी, उसको कौवे के हिलने से जब गिरी तो हैज गिवन माई हार्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि इसने मेरे हृदय को दिया अ चेंज ऑफ मूड। मैंने बताया कि जब हमारा लेखक घर से निकला तो उसका मूड अपसेट था, बट अ चेंज ऑफ मूड, इसने चेंज बदल दिया ऑफ मूड, लेखक के मूड को, जो मूड अपसेट था वो अच्छा हो गया बर्फ के उस छोटे छोटे पार्टिकल के गिरने से। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड और सेव्ड बचा लिया, सम कुछ, पार्ट हिस्सा, सेव्ड सम, सेव्ड सम, तो साथ साथ शब्द आ रहा है, इट मींस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यहां भी है, ध्यान रखेंगे। इस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको पैराग्राफ दे देगा, पूछेगा इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो ध्यान रखेंगे एस एस का जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा बेटा, इसमें जाएगा एलिट्रेशन। ऑफ अ डे आई हैड रीड, आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि जैसे कौवे के झकझोरने से मेरे ऊपर बर्फ की कुछ बूंदें गिरी, कुछ पार्टिकल गिरे, तो मेरा हृदय बिल्कुल तरोताजा हो गया, फ्रेशनेस का फीलिंग करने लगा मैं, और मेरा मूड बदल गया, और जो मैं ये सोचता था घर से निकलने पर कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया, सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, मैंने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया बर्बाद होने से। आई हैड रीड, जो मैं पछतावे में बिता रहा था, रीड का से होता है बेटा रिपेंट करना, पछताना, तो मतलब जो लेखक पछताता हुआ चला जा रहा था कि मेरा दिन खराब हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा दिन खराब हो गया, तो ऐसा जो उसका मूड अपसेट था, वो मूड किसके कारण जो है जो अपसेट मूड था वो गुड फीलिंग करने लगा, क्रो के कारण। क्रो ने झकझोर करके बर्फ की पार्टिकल को गिराया, और किस पर बैठा था वो क्रो, हेमलॉक के ट्री पर। तो बेटा देखो कितना बड़ा मैसेज देना चाह रहा है, कभी अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़े परिवर्तन की नींव रख देती हैं। अब हमारा लेखक मूड अपसेट था, छोटी चीज ने बड़ा परिवर्तन कर दिया, हो सकता है उस दिन ही कवि ने ये कविता लिखी हो जो अपने लोगों को पढ़ने को मिली है। तो देखिए इस मूड चेंज होने से हो सकता है अपने लोगों को एक प्रेरणादायी कविता मिल गई हो। और आप लोगों ने वो कहानी सुनी है ना कि जिसमें एक राजा कई बार हार करके और एक गुफा में जा करके अपने शत्रुओं से छिप करके बैठा था, तो उस पे एक जो है मकड़ी चढ़ रही थी और उसको वो देख रहा था, वो 17 बार चढ़ी और गिरी, 18वीं बार वो चढ़ करके छत पर चली गई। तो राजा को तुरंत महसूस हुआ कि अरे ये 17 बार गिर करके चढ़ जा रही है, मैं तो अभी 10-12 बार ही हारा हूं, तो मैं क्यों ना अभी 17 बार प्रयास करूं। राजा जाकर के प्रयास करता है और युद्ध जीत जाता है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि कविता छोटी है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये पूरे यूनिवर्सल अपील को लिए हुए है कविता। और बेटा थोड़ा सा और ध्यान दो इस कविता के ऊपर, देखो इस कविता में बेटा कहीं भी जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है। आप द से शुरू करोगे और रीड तक कोई पंक्चुएशन मार्क बेटा इस पोएम में नहीं है। और जहां जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है पोएम में, मतलब कभी सांस लेने का मौका नहीं देता है, वहां पर बेटा अंग्रेजी साहित्य का एक
पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं इंजॉयमेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस बेटा? इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। तो इस पोएम में क्या है? इंजॉयमेंट भी है। तो इस प्रकार से बेटा कवि अपने लोगों को इस छोटी सी कविता से ये मैसेज करना चाहता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पोएम को अच्छी तरह से समझा होगा और शेष अगली पोएम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।